सतपाल मलिक सर को और तमाम सम्मानित मंच को और उससे भी ज्यादा आप तमाम संग्रिया वासियों को मैं एक बार चाहूंगा कि हम स्वामी केशवानंद की याद में अपने स्थान पे खड़े होते हुए उन्हें तालियों के साथ याद करें कि 100 साल बाद आपकी धरती पर हम वापिस उसी मूल्य के साथ खड़े हाथ हो में उठा ले। मैं उम्मीद करता हूं कि केशवानंद जी का आशीर्वाद हम तक जरूर पहुंचेगा। तालियां जोर से हो ताकि उस आत्मा को सड़क से देख के एहसास होता हो कि जिस भूमि को मैंने कभी संचित किया था आज भूमि वापिस उसी स्थान पे आकर खड़ी हो गई है। बहुत बहुत आभार अपना स्थान ग्रहण करते हुए। स्वामी केशवानंद जी ने कभी ख्वाब देखा होगा वक्त से बहुत पहले 100 साल पहले सोचने की जिस व्यक्ति में क्षमता थी कि किसान परिवार जो किसी भी जाति किसी धर्म से हो यदि आगे बढ़ सकता है तो एक हथियार है पढ़ाई है, वो एजुकेशन है। एजुकेशन की वो ताकत है जिसके जरिए आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। वो शायद पढ़ लिख करके खेती करना हो, पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर आईएएस या राजनीति में जाना हो, पढ़ाई हमारा बेहतरीन हथियार है जिसकी बदौलत हम सब सभ्यता के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। 100 साल बाद आज युवाओं के लिए हम सब लोगों के सामने चैलेंज बदल गए। कभी रोटी कपड़ा मकान लाइट पानी और उसकी चुनौतियां थी, आज के युग में चुनौतियां बदल गई। हमारे सामने वो चैलेंजेस वापिस आके खड़े हो गए हैं। मैं एक उदाहरण के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वाकई हम इस प्रोग्राम को अपने घरों तक लेके जाएं, अपने जहन में रखें। केवल भाषणों से राष्ट्र निर्माण नहीं होता, केवल बातों से राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। रेस्पेक्टेड सतपाल मलिक सर इस उम्र में भी आप लोगों के बीच में क्यों आ रहे हैं? ये कहने के लिए कि अपनी कौम को बढ़ाओ और उस स्थान पर पहुंचाओ जहां पर जाके हम अपने आप को शिक्षित कहलाने का गौरव हासिल कर सके। पहली बात कि पढ़ा लिखा या शिक्षित कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित से सृजनशीलता पैदा होती है, सृजनशीलता से पैसा आएगा और उस पैसा से व्यक्तित्व का निर्माण होगा। यानी हमारा घर बार अच्छा होगा, पढ़ाई कराएंगे बच्चों को, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तब जाके हम सेवा कर पाएंगे। तो ज्ञान, सृजनशीलता, धन उत्पादन, व्यक्तित्व का निर्माण और जिस समय हम सेवा करेंगे तब जाके हम शिक्षित कहलाएंगे, तब जाके हम राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान दे पाएंगे। दूसरी बात, आज मोबाइल का युग है, हर व्यक्ति के जेब में आता है कि मोबाइल का उपयोग करें या न करें। रेस्पेक्टेड महामहिम महोदय, हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में हमारे युवा पीढ़ी और बच्चों को मोबाइल अभिभावक नहीं दें। और यदि इस बात को आप लेकर चलोगे तो आने वाली खेती, आने वाली फसल हमारी बच जाएगी, वरना वो बर्बादी की राहों की तरफ जा रही है, उन्हें रोकना हमें होगा। जिस स्थान में हम बैठे हैं ये किसानों की फसल पकने के बाद बेचने का वो स्थान है। तो मैं विद्यार्थियों को खेती की तरह उदाहरण से समझा दूं कि टाइम से पहले उनको तैयार कर लो कि पढ़ना क्या है। बारिश होने से पहले अपने खेत को तैयार कर लो, बाढ़ कर लेना, नहीं तो कोई पशु खा जाएगा। जब जरूरत हो तब उसकी खरपतवार को हटा देना, वरना वो फसल को बड़ी नहीं होने देगी। और उससे पहले की फसल पक के तैयार हो, कभी कभार फसल के कीड़े बन जाते हैं। तो आप किसान लोग अच्छी तरह से जानते हैं कब कौन सी और कितनी दवाई डालनी है, और टाइम पे दवाई डाल देना ताकि आने वाले वक्त में ये बच्चे आपके बस के तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से आज इस पंडाल पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में वो बच्चे आपके सामने खड़े होंगे और आपके ख्वाबों के अकॉर्डिंग उसको तैयार कर लेंगे। दूसरी बात, आप स्लो कर सकते हैं, स्पीड रहती है, बिल्कुल माफी चाहूंगा। दूसरी बात कि हम जब घर आए, एक बात मामिन सर सभी अभिभावक और ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं या उस पर टाइम नहीं दे रहे हैं। बतौर डॉक्टर इस चीज को हमने सर महसूस किया है कि आज के टाइम में हर व्यक्ति जागरण, जन्मे, ब्याह, शादी सब चीज को टाइम दे देता है, लेकिन अपने घर पे बच्चों को टाइम नहीं देता प्रतिदिन। कभी शाम को आके ये नहीं पूछता कि आज तेरी शाम कैसी हुई, आज तेरा दिन कैसे गुजरा। और यदि हम सब अपने बच्चों की पूछने लग जाएंगे तो आने वाले टाइम में हम वहां खड़े होंगे जहां हमारे बच्चे जाने चाहिए थे। युवा लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके भरोसे आपके बुजुर्ग और आपकी दादा दादी वाली पीढ़ी, नाना नानी वाली पीढ़ी आपसे उम्मीद कर रही है। आपके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उनकी सुनो, उनके अनुभव को लो। और आपके छोटे बहन भाई जो आपके अनुभव और आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने जाएंगे उनका पूरा सहयोग दें। मोबाइल का उपयोग 8 से 8 नहीं करें, किताबों से दोस्ती करें। जब भी गिफ्ट लें, किताब लें और जो कुछ भी हमारा अपना है उस पर हम गर्व करें, अपनों को टाइम दें, एक साथ
अपने जहन के अकॉर्डिंग, अपने परिवार के संस्कारों के अकॉर्डिंग उसको करना। और राष्ट्र आपसे मांग रहा है कि हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मान रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार, साथियों हो जाओ तैयार। मैं डॉक्टर भरत सारंग, बाड़मेर पाया जाता हूँ। मेरे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। तमाम संग्रिया वासियों को, आयोजन कमेटी को, किसान युवाओं और सभी बुजुर्गों को बहुत बहुत आभार वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से जिस लय और जिस गति से निर्बाध बोलते हैं वह शानदार है, युवाओं को प्रेरणा देने वाली बात है। मैं शानदार तालियों से स्वागत किया जाए चौधरी सुरजाराम जी खारिया, जोधपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम सब अखिल भारतीय जाट महासभा और पधारे हुए सभी दर्शकों की ओर से आपका स्वागत करते हैं। और सर के सुरजाराम जी के रुकने की व्यवस्था महामहिम के साथ ही की गई है, ये ध्यान दें। और अब SKM विद्यालय की प्रस्तुति है, वैशाखी पर्व पर कैसा नृत्य पेश किया जाए उसका आप सब आनंद उठाएंगे। SKM स्कूल संगरिया। बैसाखी पर्व हमारे सबके गौरव का पर्व है, क्योंकि यही वह दिन है जब प्रथम बार हमारे गुरुओं ने अमृतपान प्रारंभ कर एक सिखी की, एक सीखने की, एक खालिस की, एक खालसा की शपथ दिलवाई थी अपने अनुयायियों को। और आज वह एक पूरे धर्म का रूप ले चुका है। ऐसा धर्म, ऐसा मार्ग जो मानव सेवा को समर्पित है, हमेशा मानव सेवा में लगा रहता है, कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होता है। उसी पर्व पर हम खुशियां भी बड़ी उमंगों से मनाते हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चे निश्चित रूप से उसी की एक झलकी है। शानदार प्रस्तुति प्रारंभ होने जा रही है। नचदे शौकीन मुंडे उठदी मिट्टी दे मत्थे चूमे हस के, केड़े शहरों चों बड़ा सोया कुड़ता वे सानू जावी दस के, गलां विच कहंदे कन्नी मुंदरा ते डाल दे तवीत कस के, चल रहे नपुर में मोड़ भागने के लोगी कहने हस के, चल रहे नपुर में मोड़ भागने के लोगी कहने हस के।
मेले नूं चलीए आले पड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां आले पड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां आसमान नूं खांदा तेरा घर वे चल मेले नूं चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नूं चलीए चल मेले नूं चलीए मंजड़ी बजा शोरा लम्हे दिया मंजड़ी बजा शोरा लम्हे दिया हाँ बारी बरसी खटड़ गया सी बारी बरसी हाँ बारी बरसी खटड़ गया सी खट के ले आंदा तारा हो गंडे दा असी विआह कर लिया हो गंडे दा असी विआह कर लिया बच्चियां फुੱਲ नजारा नी बोली बाबलीए नचू कनेडा सारा नी बोली बाबलीए बच्चियां फुੱਲ नजारा नी बोली बाबलीए नचू कनेडा सारा नी बोली बाबलीए नचू कनेडा बाबलीए ओ बारी बरसी खटण गए सी बारी बरसी खटण गए सी खट के लिया दिया गी मां जी जुत्ते खाले लाइया होइया ने हीरे मां की शेमा चटियां नचदियां ने लड्डू वंडदियां में मां चटियां नचदियां ने लड्डू वंडदियां में मां चटियां नचदियां ने लड्डू वंडदियां में मां चटियां नचदियां ने अब लोई थे भी गुड़ पाता है के वोली दा जब मुकाता नचदा फिरे पाले का दाता बाकी अपौदा नी बलिए जोरी घरवाली तो जाके पगला औदा नी बलिए जोरी घरवाली तो जाके पगला औदा नी बलिए बिना दारू का मना कोई वे तो सिलाती शर्म दिलोई मैं बैला कर दिया हर जोई फिर सोती खड़कोनिया मैं राती दारू पी के खेलना मैं कट्टी आप चलोइया मैं राती दारू पी के खेलना मैं कट्टी आप चलोइया ना कोई सट बलिए ना कोई फट बलिए ना कोई सट बलिए ना कोई फट बलिए नी तैनू भुला वांगू रखू तेरा जट बलिए नी तैनू भुला वांगू रखू तेरा जट बलिए मुच्छा चाड़िया करो ना हवा तारिया करो मुच्छा चाड़िया करो ना हवा तारिया करो जी मों चुपड़ी च तोके गेड़ी मारिया करो जी मों चुपड़ी च तोके गेड़ी मारिया करो जी मों चुपड़ी च तोके गेड़ी मारिया करो ਓਏ ਆਉਂਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਪਾਣੀ ਕੰਨੇ ਜੱਜ चंगा जी सत श्री अकाल बहुत ही शानदार। निश्चित रूप से हम आज एकत्रित हैं सर के उद्बोधन के लिए। उससे पहले मंच पर पधार कर यह चेक आप ग्रहण कर तेजा फाउंडेशन नहीं हमारे क्षेत्र को आप एक गौरव प्रदान करें।
क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही यहाँ आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में आरंभ कर सकें। हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसा संस्थान खड़ा हो जाए तो आने वाले समय में इतने शानदार परिणाम दे पाए। माने हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही यहाँ आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में आरंभ कर सकें। हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसा संस्थान खड़ा हो जाए तो आने वाले समय में इतने शानदार परिणाम दे पाए। महामहिम का खूब सारा आभार। महामहिम से आग्रह कि अब हम केवल और केवल आपको सुनना चाहेंगे, आपके विचारों के लिए ही हम यहाँ एकत्रित हैं। और सभी से विशेष आग्रह, महामहिम मंच पर आते हैं तब तक जैसे ही महामहिम का उद्बोधन समाप्त होता है, कार्यक्रम आगे जारी रहेगा, परंतु जैसे ही वापस अपनी सीट पर बढ़ेंगे तो उस वक्त राष्ट्रगान होगा और हमने उस राष्ट्रगान में पुनः खड़े होकर सबने अपना राष्ट्र के प्रति स्नेह और आदर व्यक्त करना है। महामहिम मंच की तरफ आ रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे मंच का एक दायित्व है कि सभी खड़े होकर स्वागत करें सर का। सर मंच पर हैं। बढ़िया बजा दे भाई। अभी मेरा भी फ्रेम सेट है, फोकस करना मैं। ऑटो है वो तो माइक है यार, माइक है। और इस कार्यक्रम की रचनाकार प्रोफेसर DC सारन साहब और उनके साथ बहुत मेहनत जिन्होंने की है, ऐसे सुरेंद्र खद्दा और डॉक्टर रेणु झंझा। मैं आप सभी को और सर्व समाज के जो मुखिया लोग यहाँ आए हैं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, 3 राज्यों का सांस्कृतिक संगम संगरिया, मरुधर, पंचनद और घग्गर दरिया के दुआबे में बसा चौधरी बहादुर सिंह भोमिया ठाकुर गोपाल सिंह ने 100 साल पहले जाट एंग्लो वैदिक स्कूल संगरिया की शुरुआत स्वामी केशवानंद ने मरुस्थल सहित संयुक्त उत्तर भारत में शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित की थी। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बहुत ज़्यादा है। तो इस पे ज़्यादा जोर न देके मैं मूल सब्जेक्ट की तरफ आना चाहता हूँ, और वो है असल में यहाँ दारू तो कुछ ना कुछ लोग पीते ही होंगे। तो जो दारू पीते हैं उन्हें पता होगा कि रात को दारू पीने के बाद अगले दिन दोपहर तक उनको उसका सुरूर रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, खुमार रहता है। तो मेरी भी दिक्कत ये है कि मैं गोवा चला गया, मेघालय चला गया, अब आपके बीच में खड़ा हूँ, लेकिन कश्मीर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं हर तकरीर में कश्मीर का ज़रूर जिक्र करता हूँ, क्योंकि वो समय ऐतिहासिक समय था। कश्मीर में धारा 370 एक ऐसा कलंक था भारत के ऊपर कि उससे लगता ही नहीं था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। और वहाँ के नेता इतनी बकवास करते थे, कहते थे कि इसको छुओगे तो जल जाओगे।
जो इसको छुएगा बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी में हिम्मत है तो इसे हटा के दिखाए। मैंने वहाँ 4-6 महीने जो काम किया, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि आप जब चाहे इसको हटा सकते हैं, मैं देख लूँगा। तो वहाँ महबूबा का तो ये कहना था कि खून की नदियाँ बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पिताजी भी नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये हटी है धारा और इन तीनों मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है, उस दिन एक कुत्ता भी नहीं भौंका, एक चिड़िया भी नहीं बोली। और आपको ये जान के हैरत होगी कि मेरे पूरे कार्यकाल में मुझको एक भी राउंड गोली नहीं चलानी पड़ी। मैंने सारा काम बातचीत के जरिए और अपने इरादे के जरिए निपटाया। मैंने कश्मीर के लोगों को समझाया कि इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, इन्होंने तो कश्मीर को लूट के खा लिया। कश्मीर के लिए इतना रुपया दिल्ली से आया है, वो तुम्हारे हाथ नहीं लगा। तुम्हारे लड़कों को तो ये मरवाते हैं और अपनों को लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो बात लोगों के समझ में आ गई थी। और मैंने ये भी कहा कि मैं ये जो टेररिस्ट हैं इनको इनवाइट करता हूँ, ये आए राजभवन में मेरे साथ खाना खाएं और मैं इनको सेफ पैसेज की गारंटी देता हूँ। मुझे ये समझा दें कि 200 लड़के दुनिया की दूसरे नंबर की फौज से लड़के क्या हासिल कर सकते हैं। कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने कहा जो हासिल होगा वो बातचीत से होगा। वो बात उनकी समझ में आ गई थी। तो जिस दिन 370 हटाने का फैसला हुआ, अगले दिन सुबह मुझे चिट्ठी भेजनी थी अमित शाह साहब को, चूँकि वहाँ या तो असेंबली हो तो वो भेजती है और नहीं तो जो गवर्नर होता है वो लिख के भेजता है। तो वो चिट्ठी भेजनी थी। मैंने चीफ सेक्रेटरी को शाम को बुला के बताया कि सुबह चिट्ठी भेजनी है। उसने कहा साहब ये तो 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों मारना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो बुरहान वानी मरा तो 150 लोग मरे थे, लोग थानों पे चढ़ जाएंगे, लोग हथियार लूट लेंगे। मैं कहा कुछ नहीं होने का, आप ये चिट्ठी भिजवा दो सवेरे। वो चिट्ठी गई, शाम होते होते राज्यसभा में पास करा दिया अमित शाह साहब ने। और चिड़िया नहीं बोली, कुत्ता नहीं भौंका। और आज भी इनकी हिम्मत नहीं है कि 370 पे कुछ करें। मैं वहाँ से चूँकि बहुत सारी बातें हैं कश्मीर की, इससे अलग ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस आता हूँ अपने जो किसानों के मसले हैं उनमें। इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा परेशान किसान और नौजवान हैं। नौजवान को रोज़गार नहीं है और किसान को फसल का दाम नहीं मिलता। किसान जितनी चीज़ें पैदा करता है उनके दाम हर साल कम होते हैं और जितनी चीज़ें खरीदता है उनके दाम बढ़ जाते हैं और नतीजतन उसकी खरीदने की ताकत हर साल कम हो जाती है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, शाम को हॉस्टल में खाना खा के हम टहलने निकलते थे तो एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में, जोरों से तो नहीं जा रहे, उस कब्रिस्तान में एक कव्वाली गाता था। मैं उसको सुनने के लिए अक्सर खड़ा हो जाता था। तो उसका एक शेर था जो मुझे लगता है कि ये किसानों ही के लिए है। वो गाता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो भारत के किसानों का इतनी खूबसूरती से कत्ल होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। मैं पंजाब में एक मीटिंग में एक बार गया और मैंने जब किसानों को ये समझाया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो एक बुजुर्ग ने कहा, अगले दिन सुबह मुझे चिट्ठी भेजनी थी अमित शाह साहब को, चूँकि वहाँ या तो असेंबली हो तो वो भेजती है और नहीं तो जो गवर्नर होता है वो लिख के भेजता है। तो वो चिट्ठी भेजनी थी।
मैंने चीफ सेक्रेटरी को शाम को बुला के बताया कि सुबह चिट्ठी भेजनी है। उसने कहा साहब ये तो 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों मारना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो बुरहान वानी मरा तो 150 लोग मरे थे, लोग थानों पे चढ़ जाएंगे, लोग हथियार लूट लेंगे। मैं कहा कुछ नहीं होने का, आप ये चिट्ठी भिजवा दो सवेरे। वो चिट्ठी गई, शाम होते होते राज्यसभा में पास करा दिया अमित शाह साहब ने, और चिड़िया नहीं बोली, कुत्ता नहीं भौंका। और आज भी इनकी हिम्मत नहीं है कि 370 पे कुछ करें। मैं वहाँ से चूँकि बहुत सारी बातें हैं कश्मीर की, इससे अलग ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस आता हूँ अपने जो किसानों के मसले हैं उनमें। इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा परेशान किसान और नौजवान हैं। नौजवान को रोज़गार नहीं है और किसान को फसल का दाम नहीं मिलता। किसान जितनी चीज़ें पैदा करता है उनके दाम हर साल कम होते हैं, और जितनी चीज़ें खरीदता है उनके दाम बढ़ जाते हैं, और नतीजतन उसकी खरीदने की ताकत हर साल कम हो जाती है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, शाम को हॉस्टल में खाना खा के हम टहलने निकलते थे, तो एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान में, जोरों से तो नहीं जा रहे, उस कब्रिस्तान में एक कव्वाल कव्वाली गाता था। मैं उसको सुनने के लिए अक्सर खड़ा हो जाता था। तो उसका एक शेर था जो मुझे लगता है कि ये किसानों ही के लिए है। वो गाता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो भारत के किसानों का इतनी खूबसूरती से कत्ल होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। मैं पंजाब में एक मीटिंग में एक बार गया, और मैंने जब किसानों को ये समझाया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बताओ मत, हमको पता चल गया कि हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है, तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो इस हालत में किसान थे, तो वो अपना जो ये जिसको कहते हैं MSP का सवाल लेके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए थे। उस आंदोलन का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि उसमें गैर सिख और सिख किसान पहली बार एक हो गए। पहली बार इनमें एकता आ गई और एक दूसरे को समझ गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया इस सिलसिले में। मैंने उन्हें कहा साहब ये इतने दिनों से पड़े हैं और इनको आप सिर्फ किसान मत समझना, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और वहाँ ना कोई बाथरूम है, ना नहाने का है, ना धोने का है, तो इनको कुछ ले दे के निपटा दो। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं जाएंगे नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये आपसे पहले नहीं जाने वाले। आपने गलत लोगों को छेड़ लिया। सिखों के तो सम्मानीय गुरुजी ने 4 बच्चे अपने मरवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया। ये तो अपनी बात के इतने धनी हैं कि यहाँ डटेंगे। आप कुछ ले दे के, एक तो 2 काम मत करना, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना, और दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। उस वक्त तो वो बात उनकी समझ में नहीं आई, थोड़ा देर से आई लेकिन आ गई, और ये किसान कानून वापस हो गए। अब ये जो रह गया है जिसको MSP कहते हैं, ये हमारी जान है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम जितनी फसलें पैदा करते हैं उनका अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको नहीं मिलेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और ये आज की बात नहीं है। फसल के दाम की लड़ाई चौधरी छोटू राम शुरू करके गए थे। वो एक बार गवर्नर अंग्रेज वायसराय से मिलने आए, तो वायसराय ने कहा कि चौधरी साहब दूसरी बड़ी लड़ाई चल रही है, मुझे गेहूं की ज़रूरत होगी। चौधरी साहब ने कहा मैं कार से आया हूँ लाहौर से, बहुत अच्छा गेहूं खड़ा है, जितना चाहिए दे दूँगा।
उस पे उसने कहा कि मैं 3 रुपए मन पे गेहूं लूंगा। चौधरी छोटूराम ने कहा कि गेहूं तो कितना ही ले लेना, लेकिन दाम तू नहीं तय करेगा, दाम मैं तय करूंगा, और 7 रुपए मन से 1 आना कम पे नहीं। खैर, और ज़्यादा उसने कहा कि मैं फौज भेज के उठवा लूँगा। तो छोटूराम जी ने कहा उठवा लेना, मैं जा रहा हूँ, किसानों को कहता जाऊँगा खेत में खड़ा जला देंगे लेकिन तुझे एक दाना नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने वहाँ के पंजाब के जो इनके चीफ मिनिस्टर थे सर सिकंदर हयात खां, उनको बुलाया और बुला के कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बड़ा अनाड़ी है, ऐसे ऐसे कह गया। तो उसने कहा सब कह नहीं गया, अगर उसने किसानों को कह दिया तो सारा गंदम खेत में खड़ा जल जाएगा। तो उस दिन से ये लड़ाई रुकी हुई है कि दाम वायसराय तय करेगा कि किसान तय करेगा। हम एमएसपी इसलिए चाहते हैं कि ये दाम हम तय करें, वायसराय न तय करें। और ये जब तक नहीं बात बनेगी तब तक हमारी लड़ाई, धरना भले ही उठ गया हो, लड़ाई खत्म नहीं होगी। हम इसको दोबारा शुरू करेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किसानों का पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ जैसा ये आंदोलन हुआ था। पर इसके बावजूद 700 किसान मरे हैं, 700। चिड़ी कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है उसके लिए भी, लेकिन 700 किसान मर गए। दिल्ली वालों ने उनके लिए कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया। तो ये घाव लेके हम कब तक जिएंगे? हम लड़ेंगे और अपने शहीदों का बदला लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। आपस में जो फूट है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हो छोटी छोटी चीज़ों पे, उस पे मिट्टी डालना और किसानों के सवाल पे इकट्ठा रहना। दूसरी चीज़ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ बहनें काफ़ी आई हैं, हम तो इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते लड़कियों को। हमारा बस चले तो ये पैदा भी नहीं हो, लेकिन जब ये पैदा होती हैं तो ये बहुत दूर तक जाती हैं। मैं गवर्नर था बिहार में, फिर उड़ीसा में, फिर कश्मीर में, फिर अब मेघालय में हूँ। तो सब जगह मुझको उसके लिए बुलाया जाता है, कॉन्वोकेशन के लिए। उसमें जब मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि 29 स्वर्ण पदक हैं, 29 में 20 लड़कियों के हैं और 9 लड़कों के हैं। ये नंबर रहता है। तो मैंने एक जगह लड़कों को कहा कि भाई कुछ शर्म कर लो, तुम तो रोटी भी नहीं बनाना जानते। सारे तो मेडल ये ला रही हैं, कुश्ती का ये ला रही हैं, कबड्डी का ये ला रही हैं और बॉक्सिंग का ये ला रही हैं, टेनिस का ये ला रही हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो उनकी समझ में ये बात अभी नहीं आई है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। वो तो छोटी सी उम्र में नशे की तरफ चल पड़ते हैं और बर्बाद। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ और पंजाब में। मैं कहना चाहूँगा बुजुर्गों से कि शाम को बेटी से तो पूछते हो कहाँ से आई है, लड़के से नहीं पूछते कहाँ से आया है। उसको सख्ती के साथ इस नशे की बीमारी से निकालिए, नहीं तो बर्बाद, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चियाँ हैं, इनको ना तो दहेज ताकत देगा, ना इनकी ससुराल ताकत देगी। इनका एम्पावरमेंट सिर्फ और सिर्फ तालीम करती है। अमेरिका की एक फॉरेन सेक्रेटरी थी जिसका नाम था कोंडालीजा राइस। देखने में बहुत साधारण, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो बन गई वहाँ की फॉरेन सेक्रेटरी। तो लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, जब वो मारा गया तो बागी लोग उसके दफ्तर में घुस गए और उनको एक डायरी मिलती है। उस डायरी में गद्दाफी ने लिखा कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं देखता हूँ
कि लिटिल कोंडी यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमका रही है। तो तालीम थी जिसने उसको ये ताकत दी थी कि वो अरब शेखों को धमका रही थी, क्योंकि वो अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी थी। तो इसी तरह से तालीम है जो आपको और हमारी बच्चियों को ये ताकत देगी कि वो बड़े से बड़े लोगों को धमका सके। राजस्थान में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो लोग हमारे दूल्हे को भी नहीं घोड़ी पे चढ़ने देते थे, वो हमारी बच्चियों को सलाम करते हैं, चूँकि वो कलेक्टर होकर चली जाती हैं। तो इनको तालीम दीजिए और तालीम पे जोर दीजिए, संस्थाओं की मदद करिए। सबसे बड़ा सशक्तिकरण यही है। दूसरे जो दहेज प्रथा है, नशा है, इन सब से पिंड छुड़ाइए। एक मेरे यहाँ तो ऐसा हो गया है हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में कि बूढ़ा मर जाएगा तो 40 गांव की चिट्ठी फाड़ेंगे, भाई क्या हो गया, 40 गांव को खाना खिला के तुम्हारा बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा जिसका बुढ़ा मरा, लेकिन 40 गांव खाना खिलवाते हैं। तो ये इन चीज़ों से छूटिए, दहेज से छूटिए। और ये जो बड़े बड़े घर, यहाँ भी मुझे किसी ने बताया खेती बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन 2 आदमी हैं और घर बना रखा पूरे 1 एकड़ में। मैं गवर्नर बनने से पहले MP रह लिया था, MLA रह लिया था, मिनिस्टर रह लिया था, लेकिन दिल्ली में 1.5 कमरे के मकान में रहता था। ये पैसा अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करिए, बच्चियों की तालीम पे खर्चा करिए और उनको आगे बढ़ाइए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सिख समाज है, ये भारत का गौरव है, ये हिंदुस्तान की पाग है, पगड़ी। मैं जब ये लाल किले पे लड़के चढ़ गए थे और उनके खिलाफ मुकदमे हुए 26 जनवरी को और उनको देशद्रोही कहा गया, तो मैंने किसान संगठन, किसान संघर्ष समिति वालों को कहा कि तुम दूर मरो, तुमसे जवाब नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता तो मैं बताता हूँ। लाल किले पे उन्होंने वहाँ झंडा नहीं फहराया था जहाँ प्रधानमंत्री फहराते हैं, वहाँ तो वही झंडा था जो प्रधानमंत्री ने फहराया था। ये तो निशान साहब था जो एक अलग उसके ऊपर फहरा दिया था। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और ये सबसे पूछना चाहता हूँ कि जिनके गुरु लाल किले के दरवाजे पे जिनका सर काटा गया हो गुरु तेग बहादुर का, उसकी औलाद को भी ये हक नहीं है कि वो लाल किले पे झंडा फहराए। अगर वहाँ झंडा फहराने का किसी को हक है तो वो सिख नौजवानों को। उसके बाद भी आपके जस्सा सिंह आलूवालिया तो घुस गए थे लाल किले में, जाके सिंहासन पे बैठ गए थे और बादशाह रो रहा था, अंदर जनाने में चला गया था और पूछवा रहा था साहब क्या करूं। तो चाहते तो वहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने बहुत पाप किए, मेरे गुरुद्वारों की मरम्मत का खर्चा दो, ये दो वो दो, और मैं जा रहा हूँ, मुझे राज नहीं करना, मैं तो ये बताने आया था कि तुमको जब चाहूँ बता सकता हूँ। तो ये सिख कौम इतनी ताकतवर है और इतनी ताकतवर थी कि उसके बच्चों को लाल किले पे जाने का हक है। यही हमारा हाल है। हमारी बिरादरी में चौधरी चरण सिंह जी हुए, उनको मैं जब वो लोकदल बना तो मैं और बागड़ी जी गए चौधरी देवीलाल जी के यहाँ, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने कहा चौधरी साहब आप चरण सिंह जी के साथ आओ, तो चौधरी साहब ने कहा अरे छोड़ो क्या पार्टी है तुम्हारी, चले गए हम। इसी बीच भिवानी में एक माँ और बेटे को, ठाकुर थे वो लड़का और उसकी माँ, उनको नग्न करके एक कोठरी में पुलिस ने बंद कर दिया। हमने चौधरी साहब से कहा कि हम इसके खिलाफ एक बड़ी मीटिंग करेंगे, आप आइए। उन्होंने सहमति दे दी। बंसीलाल जी ने बयान दिया कि अगर वो आए तो मैंने जेलें पुतवा रखी हैं और मैं उठा के बंद कर दूँगा।
खैर हम गए, 50,000 का मजमा उसमें था, 10,000 पुलिस थी और 50,000 आदमी थे। मैंने बागड़ी जी को कहा कि स्टेज पे चलिए और सबसे पहले मुझे आप माइक दे दीजिए। मैं तभी MLA चुना गया था बागपत से। मैंने कहा कि जो आए थे लोग, मैं कहा देखो एक बात सुनो, तुम इससे डर रहे हो जो बिना मिसेस गांधी की तरफ देखे पेशाब करने नहीं जाता। हम उसको लेके आए हैं जिसने जवाहरलाल का हाथ पकड़ लिया था कि मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होने दूंगा, किसानों की ज़मीन नहीं जाने दूंगा, जिसका नाम चरण सिंह है। हमारा साथ दे दो, हम 6 महीने में उसको लाल किले पे चढ़ा देंगे। आप यकीन करिए पूरी भीड़ स्टेज के पास जय जयकार करती हुई चली आई और चौधरी साहब ने मेरे कान में कहा कि बेटा कुछ मत करो, पूरे हरियाणा में ये लाल किले वाला बोलते चले जाओ, तुम्हारी पार्टी बन जाएगी। और हमने वही किया और साल भर बाद वो लाल किले पे चढ़ भी गए। तो लाल किले पे चढ़ने का हमारा हक है, सिख भाइयों का हक है, किसानों का हक है, नरेंद्र मोदी जी का तो प्रधानमंत्री होने के नाते हक है, वैसे नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको अपने समाज के बलिदान याद रखने हैं, उनकी जो महानता और बड़प्पन है उसको याद रखना है, उसको लोगों तक फैलाना है और उसके आधार पे हमको आगे बढ़ना है। मैं क्या करना है? अच्छा, ये जो न्यूनतम समर्थक मूल्य है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में पास हुआ था नागपुर अधिवेशन में, और इसमें ये हुआ था कि इससे कम जब दाम गिरेगा तो सरकार दखल करेगी और उसमें सरकार खरीद करेगी। लेकिन आज तो दिल्ली में ये भी देने का इरादा नहीं है, और कारण ये है कि प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं अडानी, उसने 500 एकड़ में गोदाम बना लिए हैं पानीपत जिले में। वो सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो अडानी के गोदाम जल जाएंगे। जैसे पंजाब में अंबानी के खंभे जल गए, ऐसे अडानी के गोदाम जल जाएंगे, लेकिन किसानों को फसल का दाम देना पड़ेगा और मैं श्योर हूँ कि ये देंगे, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक झटका अगर लगाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एक झटका और लगाना पड़ सकता है दिल्ली में। और हाँ, आजकल आप अखबार में पढ़ते होंगे, प्रधानमंत्री जी बड़ी शान से कहते हैं कि हम सारी दुनिया को गेहूं दे सकते हैं। अरे भाई, गेहूं तो दे सकते हो, पर तुम्हारे पिताजी का है गेहूं। गेहूं जिन्होंने पैदा किया है उनको तो तुम दाम नहीं दे रहे हो, और सारी दुनिया में तुम गेहूं भेज सकते हो। जिसने पैदा किया है उसे पहले दाम दे दो, फिर कहीं भेजो। तो जब तक फसल का दाम नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई खत्म। हमारा धरना उठा है, सर, लड़ाई खत्म नहीं हुई। लड़ाई वहीं की वहीं है जहाँ थी। और मैं पंजाब के लोगों से ख़ास तौर से कहूँगा कि आप हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हमारे यहाँ चुनाव के नतीजे को देख के डिमोरलाइज मत हो जाइएगा। एक एक गांव में इनके मंत्री कई कई किलोमीटर दौड़ाए हैं लोगों ने। ये तो मायावती ने सौदा करके अपना वोट ट्रांसफ़र करा दिया और ये जीत गए, वरना ये जीतते भी नहीं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि एकता रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और तय कर लीजिए कि जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। आंदोलन चालू, सिर्फ उठा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो बहुत लंबा मैं हो गया और इतना लंबा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर दोहराऊं कि इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है जैसा किसानों ने वहाँ करके दिखाया। और अब तो मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया, जो मुझे नहीं बताना चाहिए पर मैं बता ही देता हूँ,
तो मैंने उनको कहा कि साहब इनको किसी तरह ले दे के निपटा दें। कहने लगे यार चले जाएंगे उठ के। मैं कहा साहब ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये आपसे पहले नहीं जाने वाले। आप इनको जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ। ये वो हैं जिनके गुरुओं ने अपने बच्चों के सर कटा दिए थे पर समझौता नहीं किया था। तो इनसे कुछ बातचीत करके इसको निपटा दीजिए। और इसके अलावा ये जो हमारे वाले हैं चौधरी लोग बागपत बड़ौत के, ये तो अंग्रेज से नहीं डरे, गुरु महाराज मुगलों से नहीं डरे, तो इनको क्या डराते हो? ये नहीं डरेंगे, ये लड़ेंगे और इनसे लड़िए मत। मैंने कहा कि आप दो काम मत करना, इन पे बल प्रयोग मत करना और इनको खाली हाथ मत भेजना। कुछ ना कुछ दे के टलका दो, टला दो, तो उसी में आपकी खैरियत है। खैर वो बात उनकी समझ में उस वक्त नहीं आई, जो बाद में आई। अब तो वो आजकल तो गुरुद्वारों में भी जाते हैं। एक शेर है कुमार बाराबंकी का कि मैं क़यामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे, अब तो मोदी जी गुरुद्वारों में जाने लगे। वजह वही है जो मैंने उन्हें समझाई कि ये छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। मैं उन्हें बताया कि जब मिसेस गांधी ने अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे एक यज्ञ करवाया जिसको महामृत्युंजय का यज्ञ बोलते हैं। तो अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। अरुण नेहरू ने मिसेस गांधी से कहा कि गोपी आप तो ये सब नहीं मानती थी। तो उसने कहा बेटे तुम्हें पता नहीं है, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ है वो धरती पे नहीं है, इसको छोड़ते नहीं है, ये मुझे मारेंगे। उनको अंदाजा था और वो हुआ। जनरल वैद्य मारा गया। जलियांवाले बाग में जिसने गोली चलाई थी वो जनरल डायर मारा गया। तो इनसे बचने वाला कोई नहीं है, ये उनकी समझ में आ गया। तब ये कानून वापस हुए। अब ये एमएसपी वाला है, इसको भी हम ये एमएसपी की जो बीमारी है मेरी पैदा की। मैं बीजेपी का घोषणा पत्र लिख रहा था 3 साल पहले, तो उसमें मैंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानी जाए ये लिख दिया। और लिख के मैंने राजस्थान के हमारे तो सांवरलाल जाट थे, उन्हें मैंने कहा कि साहब मैं ये लिख रहा हूँ और इसको ये बीजेपी वाले मानेंगे नहीं। तो उसने कहा मालिक साहब ये कलम रोज नहीं मिलती है, आज आपको मिली हुई है, आप लिख दो, मनवा तो हमारे लोग लेंगे सड़कों पे बैठ के। और वही हुआ। उसके बाद देश में जहाँ भी कोई किसान आंदोलन हुआ, हर किसान आंदोलन में ये मांग हुई कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करी जाए। इसी तरह से ये एमएसपी वाली बात भी लोग करा लेंगे, मुझे कोई शुबा नहीं है। पर आप तैयार रहिए कि इसके लिए लड़ना पड़ सकता है, ये हमारी लड़ाई का मूल आधार है। तो मैं बहुत समय ले लिया आप लोगों का, यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो अभी रिटायर हो जाऊँगा अक्टूबर में। उसके बाद मैं पूरे देश में घूमूंगा और यही कहता हुआ घूमूंगा कि खड़े हो जाओ। और ये आज की लड़ाई नहीं, ये तो भगत सिंह के चाचा की छेड़ी हुई, जिसने मंडी में गया था खड़े होके के पगड़ी संभाल जट्टा तेरा लुट गया माल रे। तो वो लड़ाई अधूरी है अभी, इसको हम लड़ेंगे और कामयाबी की हद तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी इस वक्त कटाई का वक्त था, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि लोग आएंगे, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा इन बहनों का, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये तो जब एक लड़का पढ़ता है तो वो अकेला लड़का पढ़ता है, जब एक लड़की पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है। इनका साथ मिल जाए तो पूरे परिवार का साथ मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इनका साथ हमें मिलेगा और ये अपने घर वालों को धकेल के आंदोलन में भेज देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।
सभी अपने स्थान पर एक बार के लिए खड़े होंगे क्योंकि ये प्रोटोकॉल का मामला है। आप अभी राष्ट्रगान में भाग पुनः ले रहे हैं। अमित जी से आग्रह कि आप अपनी भूमिका में आए और सभी सावधान। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी का बहुत बहुत आभार। अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सर से कुछ बातें और साझा करना चाहता हूं कि यहाँ चारों तरफ किसान मेला लगा हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी विशेष जानकारियों के साथ हैं। जनता भी वो मेला देखकर जाएगी। और एक विशेष बात थी कि रक्तदान शिविर आपके सम्मान में आयोजित किया गया और देसी भाषा में हमारा यहाँ बात थी कि हम खून से तोले आपको। वो सांकेतिक भाव प्रदर्शित करने के लिए यहाँ 2 टीमें बड़े रूप में आई और आज रक्तदान हुआ। उन रक्तवीरों को हम सभी अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रियंका जी चाहर कर्माबाई समिति की तरफ से एक उपहार दे रही है सर को। ये एक विशेष राजस्थान का गौरवशाली मंच है जो बालिकाओं के सेवा में है। सभी बैठ जाएं। सर के माननीय राज्यपाल महोदय के पैरों में थोड़ी दिक्कत है इसलिए वो बैठ रहे हैं। आप लोग आराम से बैठे रहे सभी। मैं इसी दौरान चाहूँगा विकास जी सहू ACO CISF हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, वो भी मंच पर आए और सर के साथ एक बार 1 मिनट का समय आप बिताएं। विकास जी सहू ACO CISF ऑनलाइन छत्तीसगढ़ से पधारे हैं। विकास जी सहू के साथ अमित जी सहू हमारे युवा राष्ट्रीय अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा की महिला कार्यकारिणी सदस्याएं महामहिम के स्वागत के लिए पहुंची हैं। श्रीमती सुलोचना जी कड़वासरा, निधि श्याल, श्रीमती इंदु सहारण, समस्त एनर्जेटिक महिलाएं हैं जिन्होंने इस समागम के लिए अथक प्रयास किए हैं। मैं उनको आप सभी की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। महामहिम द्वारा किसान आंदोलन में धरने पर बैठे किसानों की पीड़ा का अनुभव करते हुए मरहम स्वरूपी कहे गए शब्द भयंकर गर्मी, कंपकंपाती ठंड, बरसात व आंधियों जैसी विपरीत स्थितियों में समय काट रहे किसानों में उत्साह भरते थे, उनका हौसला बुलंद करते थे कि उन पर भी सरकार में कोई एक हमदर्द ऐसा बैठा है जो उनका सहारा है, जो एक दिन इंसाफ दिलाने में उनकी सहायता करेगा। मैं और समस्त समाज
हम सब महामहिम के ऋणी हैं कि उन्होंने हमारे हौसले बनाए रखे। मैं आग्रह करूंगा ब्लड बैंक से आई डॉक्टर्स की टीम और राकेश जी सहारण सभी लोग महामहिम के आशीर्वाद के लिए मंच पर आए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर्स की टीम ब्लड बैंक से जो पधारी हुई है, ब्लड बैंक में अभी भी रक्तदान जारी है, वो लोग नहीं आ पाएंगे। ठीक है, वहीं हम सर के लंच टाइम के बाद वहीं सबको मिलवाएंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम अभी भी जारी है। बिल्कुल आप सबका आभार, सर का विशेष आभार कि आप हमारे संग्रिया में पधारे और आपने हमें खूब सारा समय दिया, खूब सारा आशीर्वाद दिया। आपका विशेष आभार, बार बार आभार। हम सभी एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गाड़ी दी फिर पावर ठीक है।